फास्टिंग, अगर मैं फास्टिंग को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूं तो बहुत ही सिंपल है समझना. F stands for forgiveness. When you are doing fasting, you should forgive others, those who are committing mistake or those who are being bad to you. Forgive them. A stands for acceptance. Accept how you are, how things are. Don't, कहते हैं ना, जब कोई भी विचार हमको उसको अवॉइड करने का आता है तभी क्लेशेस पैदा होते हैं और तभी विचारों में वृत्ति पैदा होती है. सो ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस. एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ कंट्रोल. तो जब आप फास्टिंग करेंगे, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, सेल्फ कंट्रोल, एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रुथ. Until and unless you are not truthful to yourself when you are doing fasting, you are not going to get benefit. So it is just fast. Still fasting is not being completed. So I stands for integrity. It makes integrity of all the organs when you are doing fasting. N stands for nourishment. You get maximum nourishment during fasting. जो लोग ये बोलते हैं कि फास्टिंग में हम वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, ऐसा नहीं है. यू गेट नरिशमेंट फ्रॉम दी स्क्रैप मटीरियल. यू कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर टॉक्सिन्स हैं उसी को ही बर्न आउट करके एनर्जी जनरेट की जाती है और वही एनर्जी हमको मिलती है. सो इंटीग्रिटी, देन नरिशमेंट, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इज द ग्रेस, ग्रेस ऑफ गॉड. अनटिल एंड अनलेस आपको ऊपर से कृपा नहीं होगी, ग्रेस नहीं होगा, तब तक आप फास्टिंग के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज व्हाट फास्टिंग इज. अगर इतनी चीज हमको समझ में आई, आप लोग मोटिवेट हुए, फास्टिंग किया, पर उससे पहले केवल मैं 4 रीजंस बताना चाहता हूं हमने फास्टिंग क्यों किया. 4 रीजंस व्हाई एनीवन शुड ऑप्ट फास्टिंग. सबसे पहला रीजन है और नोन है टू ईच एंड एवरीवन. क्यों करते हैं फास्टिंग? टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने का. दैट इज द 4th वन, नॉट फर्स्ट वन. सबसे पहला, वेरी गुड, वेट रिडक्शन. एनीवन इज अवेयर अबाउट 2nd and 3rd? पहला तो हमारा हो गया, लास्ट भी हो गया, बाकी के 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, फिजियोलॉजिकल रेस्ट, दैट इज 3rd वन. अच्छे से पढ़ा है फास्टिंग. यस, सो दैट इज द 3rd वन. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड? सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल कंपनसेशन. तो अगर 4 चीजों पे हम जाएं, सबसे पहला है वेट रिडक्शन, सेकंड इज फिजियोलॉजिकल कंपनसेशन. वेट रिडक्शन हमको पता है कि जो एक्सेसिव टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी में उनको बर्न आउट करेंगे फास्टिंग. जब हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज से कोई भी कैलोरीज नहीं देंगे तो बॉडी अपना ही कैलोरीज बर्न करके ग्लूकोज यूटिलाइज करता जाएगा और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता जाएगा. ग्लूकोज तब तक काम करेगा जब तक हमारे अंदर स्टोर्ड एनर्जी जमा है इन अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और इन अ फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यूज, जो फैट सेल्स हैं. उसके अंदर जो सेल्स से ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज मिलेगा तो एनर्जी तो मिलता रहेगा भरपूर मात्रा में. उसी से ही हमारा फैट भी ब्रेक डाउन होगा, उसी से हमारा टॉक्सिन्स भी ब्रेक डाउन होगा. सो दिस इज द फर्स्ट अचीवमेंट. सेकंड अचीवमेंट, सेकंड क्यों करना है फास्टिंग, दैट इज फिजियोलॉजिकल कंपनसेशन. क्या होता है ये फिजियोलॉजिकल कंपनसेशन? अगर एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाना चाहूँ, मान लीजिए बाथरूम है और किचन है. किचन में सिंक लगा हुआ है और बाथरूम में नल लगा हुआ है. व्हेन यू ऑन टू टैप को जब ऑन करते हैं बकेट भरने के लिए, पानी हमारा बाथरूम में आता रहता है, पर सेम टाइम यू स्टार्ट दी टैप सिंक में, तो क्या होता है, प्रेशर एकदम से रिड्यूस हो जाता है. इट मीन्स सोर्स एक ही है एनर्जी का, पर वो कंपनसेट हो गया जब हम दूसरे ऑर्गन में डिमांड आई, तो दूसरी जगह पे जब डिमांड आई. सो इट इज फिजियोलॉजिकल कंपनसेशन. ये इफेक्ट के लिए हम लोग जो है फास्टिंग करते हैं. द थर्ड इज फिजियोलॉजिकल रेस्ट. हम फिजिकली रेस्ट तो लेते ही हैं,
पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक तो मेंटल रेस्ट। मेंटल रेस्ट कब लेते हैं हम लोग? ऐसी कौन सी स्टेज आती है जहां पर मेंटल रेस्ट कहा जाता है? इज इट? वो रेस्ट है या रिलैक्सेशन है? यस, मेडिटेशन इज द फिजियोलॉजिकल रेस्ट। जब हम कंप्लीटली जीरो थॉट प्रोसेस स्टेज में है, जहां पर कोई भी मन के अंदर विचार नहीं चल रहे, तो वैसे ही बॉडी के अंदर जो वेरियस ऑर्गन्स हैं जो मेटाबॉलिज्म करेंगे, डाइजेशन करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे, ग्लैंड्स हैं, ग्लैंडुलर एक्टिविटी है जो कि एंजाइम्स को सीक्रेट करेगी, हार्मोन्स को रिलीज करेगी, इन सब को रेस्ट हमने आज तक नहीं दिया जब से हम पैदा हुए। इट इज गोइंग ऑन एक्टिवेटिंग, काम करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी हमने एनर्जी का डिप्राइव नहीं किया। जब एनर्जी का डिप्राइव नहीं किया तो इनको रेस्ट नहीं मिला, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इनको काम करना है। तो फिजियोलॉजिकल रेस्ट हम फास्टिंग में प्रोवाइड करते हैं। और फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एलिमिनेशन। ये 4 पर्पस हैं जिनके लिए हम लोगों ने फास्टिंग करी थी। फास्टिंग को सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन। फास्टिंग करना बहुत आसान है, क्या है, कल से खाना बंद कर दो, सोच लो नहीं खाना है, पर उसके लिए प्रिपरेशन नहीं किया तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले 8 घंटे या 16 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर अननेसेसरली हमको फास्टिंग बीच में ही तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड को प्रिपेयर करना। और माइंड को कब प्रिपेयर करते हैं हम? जब मन से, विल पावर से हम ये तय कर लें कि वी हैव टू अचीव द गोल। हमको ये गोल अचीव करना है, ये टारगेट हमको अचीव करना है, ये बेनिफिट हमको अचीव करना है। वो बेनिफिट हमको किस में मिलेंगे? उपवास में मिलेंगे। तो हमने जब प्रिपेयर किया, प्रिपरेशन में आपका जो फूड इनटेक था, रेगुलर डाइट जो इनटेक था, उससे धीरे धीरे कैलोरीज कट डाउन करके हम आपको बॉइल्ड डाइट पे लेके आए। बॉइल्ड डाइट से फिर हम आपको सैलड्स और रॉ डाइट पे लेके आए। उसके बाद में फिर हम आपको थर्ड डे फ्रूट डाइट पे लेके आए। फिर हम आपको जूसेस पे लेके आए। 3 दिन आपको हमने जूसेस पे रखा। उसमें जो क्राइसिस आए वो हमने क्राइसिस नेचुरल तरीके से मैनेज किया। कोई भी हमने उसके बीच में मेडिसिन नहीं कंज्यूम किया, सब नेचुरल थेरेपी से ही हमने उसको मैनेज किया। उसके बाद में फास्टिंग ब्रेक करने का समय आया, तो जितना इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन करना था उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए फास्टिंग ब्रेक करना था। क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल कंपनसेशन हम लोग चाह रहे थे, जो फिजियोलॉजिकल रेस्ट चाह रहे थे, वो तभी अचीव हो पाता जब हम प्रॉपरली उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो जिन्होंने फास्टिंग नहीं किया है और जो करने वाले हैं, उनके लिए भी ये एक सेट ऑफ एग्जाम्पल है कि प्रिपरेशन के साथ साथ ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम जूस से डायरेक्टली मान लो कि खाने पे आ जाते हैं, खाना खाने पे आ जाते हैं, तो एकदम से जो रिड्यूस फंक्शंस हैं सारे हमारे ड्यू टू फिजियोलॉजिकल कंपनसेशन, वो फिर वापस से तेजी से रिवर्ट बैक नहीं कर पाते। इसीलिए हमको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फास्टिंग ब्रेक डाउन करनी होती है, और जो हमने करी थी। हमने जूसेस के बाद में थिक जूसेस दिए, फिर फ्रूट्स दिए, फ्रूट्स के बाद में फिर से वापस हम नेक्स्ट डे आपको रॉ डाइट पे लेके आए, रॉ डाइट के बाद में फिर हम आपको बॉइल्ड डाइट पे लेके आए। ये पूरा हमने 10 डेज का शेड्यूल बना के आपको हमने इंप्लीमेंट कराया था। 10 दिन के अंदर क्या चेंजेस थे, क्या पॉजिटिव फाइंडिंग्स थी, और 10 डेज का ही क्यों लिया था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एनलाइटन करता हूँ। हमने एक बैच आपके सीनियर्स के साथ में भी फास्टिंग प्रैक्टिस किया था, जिसमें हमने 8 दिन की फास्टिंग का इफेक्ट देखना चाहा था, और 8 डेज का हम फास्टिंग प्रैक्टिस उनके साथ में एक्सपेरिमेंट किया हमने। तो कहीं ना कहीं जो फास्टिंग का फेज था वो 2 दिन का था। 2 दिन में हमको पैरामीटर्स अचीव होते, उससे पहले ही वो वापस से रूटीन डाइट में आ जा रहे थे। तो उसमें इतने बेनिफिट्स हमको नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हमने जो फास्टिंग आपके सीनियर्स पे जो 8 डेज का एक्सपेरिमेंट किया, सेम शेड्यूल हमने फिर अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स को भी एग्जीक्यूट किया, क्योंकि हमको उनका बेनिफिट दिख रहा था। तो वही हमने बेनिफिट पेशेंट्स में भी देखा,
सेम टाइप ऑफ बेनिफिट्स वी हैव गॉट, कि जो जो पैरामीटर्स में जैसे ब्लड शुगर लेवल्स में हमको बेनिफिट मिले तो वही हमको पेशेंट्स में भी मिले। दो आप लोग नॉर्मल इंडिविजुअल थे तो हमको वो स्टडी करने में बहुत आसानी हुई, पर जो 10 दिन का किया उसमें हमको एग्जैक्ट और परफेक्ट रिजल्ट्स मिले। सारे पैरामीटर्स क्लियर हुए हमारे सामने कि एक्चुअली फास्टिंग में जो बेनिफिट करता है वो किस लेवल पे करता है। 3 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अफेक्ट हुए हैं। एक ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल कम हुआ है, ब्लड शुगर लेवल कम हुआ है। आपका नॉर्मल में ही था प्री टेस्ट में, जब आपका पहले टेस्ट लिया गया था तब आपका नॉर्मल ही था, और लास्ट में जब लिया गया था वो नॉर्मल रेंज में ही था, पर उसमें पॉइंट्स में रिडक्शन हुआ है। मतलब अगर हम किसी भी डायबिटिक पेशेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको उसका ब्लड शुगर लेवल कम मिलेगा। ये हमारे लिए एक अचीवमेंट। दूसरा, हमने ये देखा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं और लिपिड्स हैं, इनमें रिडक्शन हुआ है। तो इससे ये आइडेंटिफाई हुआ कि बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यूज ब्रेक डाउन हो रहे थे, जो कोलेस्ट्रॉल का क्लींजिंग हो रहा था, वो भी कम हुआ है। सो दैट वाज दी, वो दूसरा हमारा अचीवमेंट था। जो थर्ड अचीवमेंट जो आपको बेनिफिट हुआ है वो हुआ है आपका हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन आपका पहले कम था, फास्टिंग में हीमोग्लोबिन बढ़ा है। हमने आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया, हमने एक्सटर्नल ब्लड आपको नहीं डाला, केवल हमने फास्टिंग ही रखवाया आपको। और उस फास्टिंग में 10 दिन में एवरेज जो हीमोग्लोबिन बढ़ा है वो 1 यूनिट से 1.5 यूनिट है। मतलब 10 डेज की फास्टिंग में अगर 1 या 1.5 यूनिट बढ़ सकता है, इट मीन्स कि हमको 2 यूनिट्स ब्लड के अगर लगाते हैं तब 1 या 1.5 यूनिट बढ़ता है। वो आपका 10 डेज में विदाउट ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव बेनिफिट है। जो लोग भी एनीमिक हैं, थिंक कि आपको फास्टिंग 100% हेल्पफुल रहने वाली है। कभी भी एनीमिक कंडीशन में आप वैसे ही कंटिन्यू ना करें, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, शॉर्ट फास्टिंग। हमने तो बहुत ही शॉर्ट फास्टिंग कराया था, जहां पर ड्यूरेशन केवल फास्टिंग का 3 दिन था, बाकी टाइम तो प्रिपरेशन और ब्रेकिंग डाउन था। 3 दिन आप लोग लेमन हनी जूस पे रहे थे। उस 3 दिन का इफेक्ट आप देखिए कि बॉडी में हीमोपोइटिक फंक्शन जो है वो बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जो ग्रोथ इनहांसिंग फैक्टर है, जो ग्रोथ हार्मोन है, वो बढ़ रहा है। अगेन इट इज एन हाइपोथेसिस। हम फास्टिंग में ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं क्या ग्रोथ फैक्टर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। यस और दूसरा जो है जिसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं वो है आपका विटामिन डी। हमने इस बैच में विटामिन डी का नहीं किया था क्योंकि हमारा इस बैच में टोटली फोकस था कि फास्टिंग इंसुलिन लेवल पे क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो फास्टिंग में इंसुलिन लेवल बढ़ा है, मतलब शुगर लेवल कम हुआ है, इंसुलिन लेवल बढ़ा है। तो जो ये मिथ है कि फास्टिंग डायबिटिक वालों को नहीं करना चाहिए, वो आपने अपने टेस्ट में खुद ये देखा कि एक जगह ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है और दूसरी जगह इंसुलिन लेवल बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्लान्ड शेड्यूल्ड कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से फास्टिंग डायबिटिक वालों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यस अब अगर विटामिन डी का, पर इसके पहले विटामिन डी से पहले एक चीज मैं आपको बताऊं, जो टेस्ट जो रिजल्ट्स हमने ऑप्ट किए हैं इसमें कुछ पैरामीटर्स हमारे अलग हैं, पर ऐसा ही सेम रिसर्च जापान में हो चुका है जिसमें 1433 सैंपल्स थे, मतलब 1433 लोग थे जिन्होंने ये फास्टिंग प्रोसीजर किया है, और उनमें जो मैंने पैरामीटर्स बताए उन पैरामीटर्स में ही चेंज है, एक्सेप्ट एक पैरामीटर के जो फास्टिंग इंसुलिन लेवल है वो उन्होंने नहीं किया, वो हम लोगों ने किया है यहाँ पर, और उसमें हमने देखा कि फास्टिंग इंसुलिन लेवल बढ़ा है। मतलब हमारे लिए एक रिसर्च ओरिएंटेड वर्क हो सकता है कि जहां पर आने वाले समय में हम 3 चीजों पे अगर फोकस करते हैं, एक फास्टिंग इंसुलिन लेवल, एक सीरम विटामिन डी
लेवल और एक हीमोग्लोबिन, ये 3 लेवल्स पे अगर हम वर्कआउट करेंगे तो मेरे को लगता है कि लार्ज सैंपल्स होने से, क्योंकि अभी तक जो रिसर्चेस हुई हैं, मोस्ट ऑफ द रिसर्च फास्टिंग में वो एनिमल्स पे हुई हैं, ह्यूमन बींग्स पे जो साइटेड जनरल्स हैं बहुत कम हैं। पर 2016 के बाद आफ्टर योशिनोरी उनको जो नोबल पुरस्कार मिला वो उनकी थ्योरी पे मिला कि ऑटोफेगी इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ईटिंग। यूं कह सकते हैं जो बॉडी के अंदर जो स्क्रैप पड़ा हुआ है, जो टॉक्सिन्स पड़ा हुआ है, जो डेड सेल्स पड़े हुए हैं, जो डेड ब्लड सेल्स पड़े हुए हैं, उसके ऊपर। पर आई थिंक होप यू हैव हर्ड अबाउट एपोप्टोसिस। कितने लोगों ने जरा हाथ उठाना, एपोप्टोसिस? कोई भी एक जना खड़े होकर मेरे को ये बता दे व्हाट इज एपोप्टोसिस। बाबा रुको, या लाओ माइक दो बेटा, जब सब सुने ना। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। इट इज़ अ प्रोग्राम सेल डेथ इन विच द न्यूक्लियस जो होता है उससे सर्टेन एंजाइम्स बनते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल किलिंग कर देते हैं, उसके बाद पूरे सेल का डिग्रेडेशन हो जाता है। वेरी गुड, क्लैप फॉर इट। दो टर्म्स हैं, ऑटोफेगी, एपोप्टोसिस। हम यहां पर ऑटोफेगी में जो स्क्रैब है, जो टॉक्सिन्स है, उसको सेल्फ ईटिंग कर रहे हैं। पर एपोप्टोसिस बॉडी के अंदर प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। इसका ऐसा मतलब हुआ कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसा एक प्रोग्राम सेट कर दो कि 100 साल के बाद वो मरेगा तो वो 101 दिन भी आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब इवन 1 डे ही विल नॉट इंक्रीज द लाइफ स्पैन, उसका लाइफ स्पैन बढ़ेगा ही नहीं, तो वो 100 साल में ही मरना है। वैसे ही हर एक सेल हमारी बॉडी में प्रोग्राम डेथ सेल की तरह सेट किया गया है, जिसमें आरबीसी का मैं एग्जांपल दूं कि 120 दिन में सेल डेथ होना है, मतलब वो 121वां दिन नहीं जिएंगे। इट इज ए प्रोग्राम सेल डेथ। तो वहां पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हर एक सेल का लाइफ स्पैन है, क्या वो लाइफ स्पैन बढ़ सकता है, क्या वो लॉन्गिटिविटी बढ़ सकती है। सो दैट इज व्हाट द हाइपोथेसिस कि ग्रोथ फैक्टर अगर हम अपने बॉडी में देखते हैं कि फास्टिंग से बढ़ेगा, इट मींस कि हम लाइफ स्पैन लॉन्गिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। और ये फिलोसॉफिकली बहुत साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लिखा है कि यू कैन इंक्रीज योर लाइफ स्पैन, आप अपनी लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हो बाय डूइंग फास्टिंग, एक्सरसाइज, वॉक, हेल्दी न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करेंगे तो लाइफ स्पैन बढ़ेगा। बट रिसर्च प्रूव्ड अगर हम बोले तो वो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जहां पर देखा गया हो कि फास्टिंग जो है वो ग्रोथ इन्हांस करेगी, लाइफ स्पैन को, लॉन्गेटिविटी को बढ़ाएगी। वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। भाऊजी का आशीर्वाद चाहिए उसके लिए कि भाऊजी आने वाले जो भी बैचेस हो हम उसमें ये चीज जो है वो देखें। उससे हमारे लिए, हम बच्चों में, हम टीचर्स में भी लर्निंग का एक ये सीड होगा कि जहां पर हम नई चीजें सीख पाएंगे और हम समाज को ये बता। अब हमको यही चीज अगर समाज को एग्जीक्यूट करनी है तो मेरे को पूरा विश्वास है कि 12 लोगों ने, बच्चों ने, जिन्होंने भी फास्टिंग किया, पूरी तरह से वो उनका एक्सपर्टीज फास्टिंग पे आ गया है, क्योंकि उनके इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस थे, उनके अंदर जो क्राइसिस आए, हीलिंग क्राइसिस आए, वो उन हीलिंग क्राइसिस से घबराए नहीं। एक भी बच्चा हीलिंग क्राइसिस से नहीं घबराया, भले वो पूरा सुबह से लेकर रात तक फीवर में था, पर एक भी घबराया नहीं। और दूसरे दिन जो हमने उनको जो सप्लीमेंट दिया, उससे फीवर जो उनका कम हुआ, उसके बाद में उनका बुखार चला गया, उनको और कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे मैंने तो दवाई भी नहीं ली, नहीं तो घर पे होता, बुखार होता, मम्मी को बताते मम्मी बुखार है, तो मम्मी क्या करती, बेटा ये ले क्रोसिन ले ले, पैरासीटामोल खा ले, बुखार उतर जाएगा। पर फास्टिंग, जब आपने प्लान्ड फास्टिंग किया तो ये क्राइसिस आए भी और गए भी। इनका जो इंक्यूबेशन फेज था, वो जो हर एक सिम्टम का इंक्यूबेशन फेज होता है, हीलिंग क्राइसिस में वैसे आए और वो सबसाइड हुए। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल है, एक ही है, अगर हमको अपनी लाइफ को सेव करना है, बीमारियों से बचना है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, दैट इज फास्टिंग। उपवास में जैसा प्रिंसिपल सर ने बताया, हम भगवान के निकट रहते हैं, तो इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट तो हैं ही, पर फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं।
तो हमको स्पिरिचुअल बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर फिजियोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलेंगे। और थेरेपेटिक फास्टिंग में आने वाला समय जो है कम खाने से ज्यादा जीने वाला है। अभी ज्यादा जी के जो बीमार हो रहे हैं, ज्यादा खा के जो बीमार हो रहे हैं और कम समय जी रहे हैं, एक मैं छोटा सा केवल रिसर्च का डेटा बताऊंगा। अमेरिकन में एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 76 to 80 ईयर्स, और उसमें जो बीमारी का कंट्रीब्यूशन है दैट इज एवरेज 13 ईयर्स। मतलब 76 to 80 ईयर्स, अगर एक अमेरिकन का हम 80 ईयर्स एवरेज लाइफ स्पैन मानते हैं कि वो 80 साल तक जी रहा है, तो उसमें वो 16 से 17 जो ईयर्स हैं वो अपने बीमारी में बिताता है। और उस 16 से 17 ईयर्स में 6 ईयर्स जो हैं वो अपनी डिसेबिलिटी में बिताता है। डिसेबिलिटी मतलब जहां वो मूव नहीं कर। अब आप खुद सोचो, जहां पर वो डिसेबल हो गया, जहां पर वो अपना बीमार है, तो वो 16 साल जो है वो अपने प्रोडक्टिवनेस के उसने बीमारी में गवा दिए। और वो बर्डन फैमिली के ऊपर बड़ा वो अलग, समाज के ऊपर बड़ा वो अलग। पर यही चीज फास्टिंग के दौरान देखे गए कि इट हैज रिड्यूस टू 75% ऑफ डिसेबिलिटी। मतलब आपका बीमारी का जो प्रतिशत था 16 साल, उसका 75% कम हो गया फास्टिंग करने से। मतलब नहीं खाने से लाइफ स्पैन बढ़ा, नहीं खाने से हेल्दी ज्यादा रहे हम बजाय खाने के। जो लोग नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, प्लांट फास्टिंग करते हैं, वो उनका एजिंग प्रोसेस जो है वो जल्दी नहीं होता, उनका एजिंग प्रोसेस प्रोलॉन्ग हो जाता है। और बाकी दूसरी जगह हमने ये देखा कि जो ज्यादा खाते हैं, जो जंक फूड खाते हैं, जो स्पाइस कॉन्डिमेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फैटी फूड्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, वो जल्दी जल्दी बीमार भी हुए और उनका लाइफ स्पैन भी कम हुआ और एजिंग भी जल्दी हो गई। उनको मेटाबॉलिक डिजीजेस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स भी हो गए। तो आज ये प्रण कर लें कि जितने लोगों ने फास्टिंग किया है उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस तो अभी शेयर करेंगे ही। उनके एक्सपीरियंसेस यहाँ से जो हमने ऑब्जर्व किए वो मैंने शेयर कर दिए, जो हमने ऑब्जर्व किए करवाते हुए। पर टू गुड, बच्चों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, मेंटली प्रिपेयर्ड थे। कभी उनको फीलिंग भी हुआ ऐसा कि खाना खाना है तो उन्होंने बताया भी, पर मैंने कहा कि अगर ऐसे सोचोगे तो भी सिक्रेशन होगा, तो बेटर यू अवॉइड दैट, वो भी नहीं करो। उससे भी आप अपने थॉट्स प्रोसेस को भी आप रेस्ट दो। तो आने वाले बैचेस में पूर्ण विश्वास है कि नंबर भी बढ़ेगा और हम इसमें कुछ समाज के लिए ऐसा काम करेंगे जिससे कि केवल फास्टिंग और उनको जो नेचुरल फूड्स हैं उसके ऊपर रहकर हम स्वस्थ बनाएं। एक चीज मैं आपसे और शेयर करता हूं, जब हम हॉस्पिटल में खिलाते थे तो कम लोग आते थे, जब अब हम नहीं खिला रहे हैं, जब थेरेपेटिक फास्टिंग करा रहे हैं तो ज्यादा लोग आ रहे हैं। इट मीन्स दे आर प्लान, दे आर प्रिपेयर्ड कि उनको हेल्दी होना है। इसी के साथ थैंक यू भाऊजी कि आपने ऐसा हमको मौका दिया। थैंक यू प्रिंसिपल सर, साधवानी भाऊ, हीरो भाऊ, कि हम ऐसा कुछ काम समाज के लिए कर पाए जिससे कि हम दूसरों को प्रेरणा दें। और इसीलिए हर्बर्टम शेल्टन का है फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, उसी के ऊपर हम सीरीज बना रहे हैं फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ विद सेल्फ एक्सपीरियंस। तो उसमें फास्टिंग पार्ट 1 यूट्यूब पे है, फास्टिंग पार्ट 2 यूट्यूब पे है, थर्ड जो अपकमिंग है। सबको ये डर रहता है कि भाऊ फास्टिंग करेंगे तो वेट रिडक्शन हो जाएगा, वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो फास्टिंग वर्सेस स्टारवेशन, कि स्टारवेशन क्या है, फास्टिंग क्या है, और कैसे फास्टिंग से वेट गेन करें, उसके ऊपर अपकमिंग वीडियो बना रहा हूं मैं। उसके लिए रिसर्च चल रही है, मेरी स्टडी भी चल रही है। होप कि हम फास्टिंग की सीरीज को जो है वो पब्लिसाइज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।